हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में ही हमने देखा है हाइड्रोजनेशन, हमने देखा है डीकार्बोक्सिलेशन और अब हम देख रहे हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इनफैक्ट कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस भी एक तरह से डीकार्बोक्सिलेशन का ही एग्जाम्पल है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में भी डीकार्बोक्सिलेशन ही होता है, CO2 ही निकलता है, बट थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसा कि डीकार्बोक्सिलेशन वाले सेक्शन में देखते थे किसी भी एसिड से CO2 निकल जाता था, यहां भी एसिड से CO2 निकलेगा, बट केवल CO2 ही नहीं निकलेगा, उसके साथ भी कुछ होगा। क्या होगा देखते हैं। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी में तो बस जितना हमने बोर्ड पे लिखा है उतना ही मेंशन्ड है, बट हम इससे ज्यादा बात करेंगे क्योंकि एडवांस के लिए तो तुम्हें ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा और कंपटीशन के लिए ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। नीट में भी इतना से थोड़े ना काम चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये तो साइंटिस्ट का नाम होगा कोलवे। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एनोड लगाओ, कैथोड लगाओ, पावर सप्लाई दो, कुछ इस तरह का दिमाग में इमेज बनता है। बिल्कुल, अगर ऐसा इमेज बनता है तो सही बन रहा है इमेज। करते क्या है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में? सबसे पहले हमने 2-3 लाइन लिखा है, पूरा रिएक्शन का समरी, उस पर बात कर लें। तो कोई भी सॉल्ट ले लेंगे। किसका सॉल्ट ले लेंगे? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब NaOH और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, या KOH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, मतलब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होना चाहिए। उसको पानी में डिजोल्व कर लो, एनोड लगाओ, कैथोड लगाओ, इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। मतलब एनोड लगाओ, कैथोड लगाओ, पावर सप्लाई दो, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बनेगा RR, यही है हाइड्रोकार्बन। ये देखो, ये जो R है, ऐसा ऐसा 2 R जुड़ के RR बन जाएगा। यहां से CO2 निकल के उड़ जाएगा, H2 निकलेगा, NaOH निकलेगा। सवाल कई सारा है, कहां NaOH कहां बनेगा, H2 कहां बनेगा, CO2 कहां बनेगा, हाइड्रोकार्बन कहां बनेगा? कहां बनेगा मतलब क्या? एनोड पे कौन रिलीज होगा, कैथोड पे कौन रिलीज होगा, कौन वेसल में रहेगा? ये सब कुछ का आंसर अगले कुछ मिनट्स में हम लोग देखेंगे। इस मेथड का एक और बात है कि इसमें इवन नंबर कार्बन वाला ही प्रोडक्ट मेनली बनता है। हालांकि ऑड नंबर कार्बन वाला कैसे बनाएंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा वो भी हम देखेंगे। इस मेथड से एनसीईआरटी लिखता है CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ऑफ कोर्स इस मेथड से CH4 नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि स्मॉल अमाउंट में बन सकता है, लेकिन CH4 बनाने के लिए ये मेथड यूज करें ऐसा नहीं है। इस मेथड का यूज CH4 बनाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। अगर बन भी गया तो बहुत कम यील्ड रहेगा, यील्ड बढ़िया नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग कभी भी CH4 बनाने के लिए इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए ही इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर बुक्स में ज्यादा जगह पे लिखा रहता है कि CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो ये बिल्कुल सही है कि CH4 इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कोई थोड़ा अमाउंट में बनाया जा सकता है। किस केस में बहुत कम अमाउंट में बनाया जा सकता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि इस रिएक्शन से बनता क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि इससे मेनली इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, CH4 नहीं बनाया जा सकता है इस मेथड से जनरली। ठीक है, अब ये जो भी मेनली जनरली जो कुछ भी लगाया है ये सबको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखो होता क्या है, हम इसको हटाएंगे और फिर से लिखेंगे। देखो नया डस्टर हमारा,
मस्त है ये डस्टर। देखो करते क्या है उसको समझना जरा। लेते हैं एक वेसल, ये कैसा वेसल है, बस वेसल है और क्या, इसमें डिजोल्व कर दिए सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट जो भी है। बाय द वे यहां पे हमने ले लिया CH3COO माइनस Na+, कौन है ये, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इसमें रख लिया और उसमें पानी डालकर डिजोल्व कर लिया, मतलब इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन, और इसके साथ साथ प्रेजेंट है वाटर। वाटर प्रेजेंट होने का मतलब है कि H+ प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है और OH- प्रेजेंट है। हालांकि ये दोनों बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। मेनली कौन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर प्रेजेंट है तो वाटर भी है, H+ भी है थोड़ा, और थोड़ा OH- भी है। यही सब है ना, यही सब कंपोनेंट इसमें है। अब तुम क्या किए, इसके अंदर एक प्लेटिनम का प्लेट लगा दिए। प्लेटिनम इसलिए लिया जाता है ताकि एनोड के या कैथोड के जो भी इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड के साथ ही कोई रिएक्ट ना कर ले। प्लेटिनम इनर्ट नेचर का होता है, रिएक्शन नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। ये प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करेगा किसी रिएक्टेंट से, मतलब किसी भी स्पेसीज से, इसलिए प्लेटिनम का ही प्लेट लेते हैं। 2 प्लेट ले लिए प्लेटिनम का, एक को बोलेंगे एनोड और एक को बोलेंगे कैथोड। बट किसको क्या बोलेंगे ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहां पे होता है ऑक्सीडेशन और कहां पे होता है रिडक्शन। देखो इसको हमने यहां पे पावर सप्लाई दे दिया, डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इधर है ये बड़ा वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये है छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल। अब जरा गौर करो, ये जो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा, इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, और इधर से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर जाना, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है बैटरी में और इधर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। इसका मतलब जरूर यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा, पक्का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड है ना। और जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो यहां पक्का इस इलेक्ट्रॉन को कोई ले रहा होगा, मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। और जहां पे रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, है ना। याद करो एनोड कैथोड कैसे पहचानते हैं, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसको याद रखने का तरीका। स्टूडेंट्स ए फॉर एनोड होता है ना, बिल्कुल सही। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, सी फॉर कैथोड और आर फॉर रिडक्शन। इसमें क्या बात हो गया, बात हो गया। देखो इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों वॉवेल है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, हो गया। मतलब एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, कॉन्सोनेंट एक साथ, वॉवेल एक साथ। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम अगर भूल जाते हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इस तरह से याद रख सकते हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। समझ में आया थर्ड वन साइड, आई थिंक समझ गए। तो देखो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए इस प्लेट को एनोड बोल दिया, यहां पे रिडक्शन हो रहा था इसलिए इस प्लेट को कैथोड बोल दिया। अब देखते हैं एनोड पे हो क्या रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और क्या, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा देखते हैं। हम देखते हैं एनोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा,
देखो ऑक्सीडेशन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का तो ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, किसी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है बट सोडियम +1 से +2 में जाता नहीं है। तो ऑक्सीडेशन यहां पे अगर किसी का होगा तो इसका हो सकता है या इसका हो सकता है या इसका हो सकता है। यही तीनों में से किसी का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एक्चुअली इस तीनों में से इसका ऑक्सीडेशन होता है। और एक चीज और बता दें, यहां हम लोग कंसंट्रेशन इस सॉल्ट का ज्यादा रखते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट रखते हैं। तो इस तीनों में सबसे पहली बात करें, इसका तो कंसंट्रेशन ही बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, एक मिनट, हाँ देखो, इसमें चूंकि इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा लिए हैं, इसलिए इसका अमाउंट ज्यादा होगा। और आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में ये एक चीज पढ़ोगे कि कंसंट्रेशन पर भी ये बात डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन किसका आसान होगा। इसका ऑक्सीडेशन आसान होगा, इसका या इसका, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। एक होता स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब इस तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और इसका कंसंट्रेशन क्या है। अगर एक लाइन में बोलें तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये क्वांटिटेटिव बात है, इसको तुम डेटा से बता सकते हो, ऐसे नहीं बताया जा सकता। ठीक है, और अभी तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े भी नहीं हो तो उसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वालिटेटिव पे। एक्चुअली होता क्या है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, हम रिजल्ट ही बता देते हैं, इसका होता है ऑक्सीडेशन, बाकी किसी का ऑक्सीडेशन नहीं, इसका होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ इसका, एसीटेट आयन का। मेरे को बताओ भाई लोग, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, सॉरी माइनस नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। यहां जो 6 इलेक्ट्रॉन था, हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखाया, निगेटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब क्या करते हैं, ये हो गया एनोड पे ये रिएक्शन हुआ है। अभी और भी कुछ होगा, ये जो पार्ट है ये फ्री रेडिकल की तरह हो गया। यहां पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री रेडिकल की तरह हो गया। आगे क्या होता है, जो CH3 है, C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है इधर बॉन्ड बनाने के लिए आता है। और इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो दिए हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हैं, इधर आता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर बन क्या गया, ध्यान देना, CH3 डॉट प्लस इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह गया और इसका ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड बना लिया, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। ये ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, ये सीधा होगा। हमने यहां से लिंक करते हुए ऐसे बनाया, अदरवाइज इसको सीधा बनाना चाहिए क्योंकि लीनियर होता है CO2। तो ये बन गया। अब देखो होता क्या है, इसका जो ऑक्सीडेशन होके इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया। ठीक है, अब देखो, अगर इसी तरह से एक मोलेकुल नहीं 2 मोलेकुल का हुआ होगा तो इसका 2 मोलेकुल बनेगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। इसका 2 मोलेकुल रहा होगा तो यहां पे इसका 2 यूनिट बना होगा, यहां पे 2 मोल CO2 का निकला होगा। इसका CH3 का 2 यूनिट जुड़ गया होगा
CH3 डॉट जुड़ गया होगा और बन गया होगा CH3 ये बन गया एल्केन। और हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, बन गया इथेन। तो ये हुआ एनोड पे। ये सब होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन गया 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 इधर। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन को कोई खाएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन खाने वाला है Na+ या H+ या H2O। ये इस तीनों में से H+ है जो इलेक्ट्रॉन को खाएगा, मतलब कैथोड पे H+ ले लेगा इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन इधर आया है? 2 इलेक्ट्रॉन आया है। यहां से देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, एक मोल इसका ऑक्सीडाइज हुआ है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसको मिल जाएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को नहीं, इधर और भी तो हाइड्रोजन होगा H+, उसको मिल जाएगा 2 मोल हाइड्रोजन को 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब बन गया एक H+ इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन लेके H डॉट बना। ऐसे ही दूसरा H+ दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके फिर H डॉट बना, और ये दोनों H डॉट जुड़ के H2 बन गया। तो ये रिएक्शन हुआ। हालांकि टेक्निकली हम बताएं तो इस रिएक्शन में थोड़ा सा गलती है, हालांकि सही बोल सकते हैं, और थोड़ा सा टेक्निकली गलती है। रिडक्शन H+ का नहीं करना चाहिए, रिडक्शन H2O का करना चाहिए। H2O का रिडक्शन करोगे तब भी ओवरऑल प्रोडक्ट वही बनेगा, क्योंकि H2O का रिडक्शन करोगे तो देखो क्या बनेगा H2O। क्यों H2O का रिडक्शन करना चाहिए? क्योंकि H2O बहुत ज्यादा अमाउंट में है और H+ का रिडक्शन ही H2O का रिडक्शन होता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, H2O का रिडक्शन किए, इसको दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो अब देखो H2O में है H+ और OH-, यही है ना। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ये H+ ही तो लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कैसे लेगा? यहां पे कर देते हैं 2 और यहां पे कर देते हैं 2, मतलब 2 वाटर मोलेकुल ले लेते हैं। तो 2 वाटर मोलेकुल से 2 H+, 2 OH-, है ना। और इसका 2 इलेक्ट्रॉन दोनों H+ ले लिया, तो क्या बन गया? H2 बन गया। H डॉट बना, H2 बन गया, प्लस 2OH-, मतलब 2 वाटर मोलेकुल 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके H2 और 2H2O बनेगा। यही होगा। हमने यहां पे क्या किया है कि हमने इसको नहीं यूज करके इसको यूज किया है। तो इनफैक्ट इसका भी 2 मोल H+ लिया है, 2 मोल H+ लिया है, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग तो 2 मोल OH- बचिए गया ना। और यहां भी देखो H2O का 2 मोल लेते थे तो 2 मोल OH- तो बचिए जाता था ना। हम यहां पे 2 मोल H+ लिए तो 2 मोल OH- तो बच ही गया। तो चाहे तुम ये ले लो या H+ को सिंपली इलेक्ट्रॉन दे दो, बात एक ही है। लेकिन अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद हमसे कि बताओ यहाँ H+ का रिडक्शन होगा कि H2O का रिडक्शन होगा, तो टेक्निकली हमें बोलना चाहिए H2O का रिडक्शन होगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है इतना, H+ को हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, H2 बन जाएगा, H2 बनेगा, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है। तो या तो ये रिएक्शन लिखो या इसके जगह पे तुम लिख सकते हो 2H2O plus 2 electron gives out H2 plus 2OH-। तुम चाहो तो ऊपर वाला लिख सकते हो या चाहो तो नीचे वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, बट हम लिखेंगे ऊपर वाला ही। इसको देते हैं हट्टा। ठीक है। अब देखो, इससे समझाना मेरे लिए आसान हो जाता है थोड़ा, और तुमको भी थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखो, इस रिएक्शन को ऊपर वाला रिएक्शन और नीचे वाला एनोड पे हुआ। देखो, एनोड पे जब ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कहां चला गया? हाइड्रोजन के में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर करना। ये जो गैस लिबरेट हुआ है, ये गैस कहां पे लिबरेट हुआ है? ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है ना,
यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे एसीटेट आयन से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है और दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिलके इथेन बन जा रहा है। तो यहीं पे ना बुलबुला बबलिंग, मतलब यहीं पे ना गैस निकलेगा, यहाँ पे इथेन गैस निकल रहा है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एनोड पे निकल रहा है कौन सा, इथेन गैस निकल रहा है कहाँ, एनोड पे। यहां से जो इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे ये H+ को पकड़ा है सॉल्यूशन से और उसमें घुस गया इलेक्ट्रॉन, बन गया H डॉट, दूसरा H डॉट यहीं पे बना, मिलके बन गया H2। तो यहां से क्या कौन निकलेगा, यहां से निकलेगा कौन, H2। मतलब कैथोड पे कौन निकला, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां जो ये हाइड्रोकार्बन बना था, एल्केन बना था, ये कहां रिलीज हुआ है, एनोड पे। ये कहां रिलीज हुआ है, कैथोड पे। ये कहां रिलीज हुआ, CO2। देखो CO2 कहां, ये सब पूरा रिएक्शन कहां हुआ है, एनोड पे ही तो हुआ है। मतलब CO2 भी कहां रिलीज हुआ है, एनोड पे। मतलब एनोड पे दो गैस रिलीज हुआ, एक तो एल्केन और दूसरा CO2, और कैथोड पे कौन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन। वजह सिंपल है, हाइड्रोजन रिडक्शन के बाद रिलीज हुआ है और ये दोनों ऑक्सीडेशन के बाद ये दोनों किसके बाद रिलीज हुआ है, एसीटेट आयन के ऑक्सीडेशन के बाद रिलीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट, ऑक्सीडेशन के कारण जो रिलीज होगा वो एनोड पे, और जो रिडक्शन के कारण रिलीज हुआ वो कैथोड पे। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो जरा देखना, ऊपर वाला रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा और नीचे वाला ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। हम यहां पे लिखते हैं, जरा जगह हमारे पास थोड़ा कम है तो हम लिखते हैं, एनोड पे जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, जरा गौर करना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इस रिएक्शन को इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, क्या बचेगा, ये इसको इससे काट दिए, ये इसको इससे काट दिए, क्या बन गया बताओ, बना 2CH3 COO माइनस। इससे बना क्या है, इससे बना है, क्या बना है भाई बताओ, इससे बना है CH3 और साथ में बना है 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, हालांकि इसके साथ जो हमने रिएक्शन लिखा था 2H2O, ये लिखो तो उसे मैच कर जाएगा। दिस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2 प्लस 2OH माइनस, है ना, यही लिखा था ना, लेकिन हमने सिंपल बनाने के लिए लिख दिया था, बट एक्चुअली में होता ये है। तो तुम इसी को लिखो ना भाई, ये अगर लिखें हम तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2 प्लस 2OH माइनस। हालांकि हम बता दें, तुम ये भी लिख सकते हो, लेकिन टेक्निकली ज़्यादा सही ये है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद समझ आएगा ये। अब इस दोनों रिएक्शन को जोड़ो, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को जोड़ते हैं, वैसे ही इस दो रिएक्शन को जोड़ो तो ये ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या होगा, 2 एसीटेट आयन प्लस 2H2O, कहा गया 2 एसीटेट आयन प्लस 2H2O गिव्स आउट एल्केन प्लस H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 CO2, एल्केन प्लस H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 CO2, 2Na प्लस भी है इधर, तो इधर भी तो 2Na प्लस है, तो यहां अगर हम लिख दें Na प्लस 2Na प्लस, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, यहां पे लिख दें अगर 2Na प्लस
तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में रह जाएगा ना इधर Na+, यहाँ पे 2Na+, यहाँ पे लिख दें तो प्रोडक्ट में 2Na+ रह जाएगा इसमें, और उस तरह से फिर दोनों को जोड़ोगे तो इधर यहाँ पे Na+ भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे Na+ भी आ जाएगा, और प्रोडक्ट में Na+ रहने के कारण NaOH भी हो जाएगा, है ना, समझे। मतलब तुम चाहो तो यहाँ पे Na+ लिख दो, तो यहाँ पे Na+ लिख दोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में Na+ रह जाएगा ना, तो प्रोडक्ट साइड 2Na+ हो जाएगा, इसका यहाँ पे 2Na+ लिखोगे तो प्रोडक्ट में 2Na+ रह जाएगा, और लास्ट में जब इसको ऐड करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 मोल सोडियम एसीटेट का, और प्रोडक्ट में Na+ रहने की वजह से 2 मोल Na+ रहने की वजह से 2NaOH हो जाएगा, है ना। तो एकदम से ऊपर वाला रिएक्शन मैच कर जाएगा। तुम चाहो तो सोडियम नहीं भी लिख सकते हो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सोडियम हम ना लिखें तो यहाँ भी सोडियम नहीं लिखेंगे, और क्या, यहाँ भी सोडियम नहीं लिखेंगे, हो गया। ऐसे भी हम लिख सकते हैं रिएक्शन को। तो ये था तुम्हारा कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। बट बातें खत्म नहीं हुई है, बातें तो बहुत करनी बाकी है। देखो क्या क्या बातें करनी बाकी है, यहाँ पे ऐड करके तुम नीचे लिख सकते हो, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। जरा गौर करो, एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, एनोड पे निकला इथेन मतलब हाइड्रोकार्बन, एनोड पे निकला CO2, कैथोड पे निकला हाइड्रोजन। तो फिर ये NaOH कहां बचा सर, ये बन कहां रहा है, जरा ध्यान देना। वेसल के अंदर था सोडियम एसीटेट एंड वाटर, यही था ना, सोडियम एसीटेट था और वाटर था। हम पूरे वाटर को लिख लिए H+OH- के फॉर्म में, आसान होगा समझना। ये देखो ये तो खत्म हो रहा है, कैसे, इसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही तो एल्केन बनकर निकल रहा है और CO2 बनकर निकल रहा है, तो ये तो खत्म हो जा रहा है। ये भी खत्म हो जा रहा है क्योंकि इसी का तो ओवरऑल यहाँ पे रिडक्शन हुआ। वाटर का भी रिडक्शन किए थे तो वाटर से OH- निकल जाता था और H+ का रिडक्शन हो जाता था, तो ओवरऑल इसी H+ का तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो ये भी हाइड्रोजन बन के निकल गया, ये भी निकल गया एल्केन और CO2 बन के, ये भी निकल गया हाइड्रोजन गैस बन के। सोल्यूशन में बच कौन गया, NaOH, Na+ बच गया और OH- बच गया। मतलब टाइम के साथ सॉल्यूशन में Na+ और OH- ही बच रहा है, केवल ये सब H+, शुरू में H+ और OH- का मोल्स जितना भी था, धीरे धीरे H+ का मोल्स कम होने लगा और OH- का मोल्स उतना ही रहने लगा। मतलब एसिड वाला सेक्शन कम होने लगा, इसका मतलब सॉल्यूशन में बेसिक नेचर क्या होने लगा, इंप्रूव होने लगा। OH- बढ़, पहले H+ और OH- जितना भी रहा होगा इसका रेशियो, भाई दबे दोनों इक्वल रहा होगा, हालांकि इक्वल नहीं रहा होगा क्योंकि सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, तो शुरू में भी OH- का कंसंट्रेशन H+ से थोड़ा ज्यादा रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे H+ कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, सॉल्यूशन में H+ कम होने के कारण OH- का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, बताओ, बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि H+ और OH- का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर 10⁻⁻14। तो H+ जब कम होने लगेगा तो OH- का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब मोल्स इसका नहीं बढ़ेगा, मोल्स तो जो था वही रहेगा, नहीं, मोल्स वही रहेगा या चेंज करेगा, सोचो। हालांकि शुरू में मोल्स कहां से OH- का आया, शुरू में तो H2O था, तो H2O को ही हमने H+ और OH- में कन्वर्ट करके लिख लिया है। हालांकि सारा वाटर H+ OH- में तो कन्वर्टेड नहीं रहेगा ना। चलो ठीक है, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पे आते हैं बाद में। हम बात कर रहे हैं कि H+ और OH- था, वाटर ही था, वाटर का H+ छिना के उड़ गया ना, बचा क्या, OH- है। तो धीरे धीरे OH- तो जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वाटर से H+ निकल जा रहा है, निकल जा रहा है, और OH- जनरेट हो रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन का pH टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अभी अभी इलेक्ट्रोलिसिस कराना शुरू किए और उस समय pH मीटर लगा के इसका pH मेजर किए, बाय द वे 7.5 आया। अगर कुछ देर इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया उसके बाद इसी सॉल्यूशन का pH मेजर करो तो वो हो सकता है 9 आ जाए या 9.5 आ जाए, 9.5 आ जाए। समझ में आया। मतलब जैसे जैसे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस होता जाएगा इसका pH बढ़ता जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारा कुछ पॉइंट्स था।
हम बता दें मेन पॉइंट से ही था। इसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और उसके बाद देखेंगे कि इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, उसको भी देखेंगे। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछा जा सकता है बट चांसेस कम है, साइड प्रोडक्ट का चांसेस कम है। लेकिन क्वेश्चंस इस पे और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है कुछ तो देख ही लेंगे। तो इसको हम हटाते हैं, तुम पॉज करके इसको लिख ले सकते हो। चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं तुमको, पॉज करके लिखो। हटाएं इसको। देखो भाई लोग, 30 के पहले हमारा कोशिश होगा 30 के पहले सिलेबस खत्म कर दें। लेक्चर का पता नहीं कितना लेक्चर लगेगा, लेक्चर का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और क्या, पर 30 के पहले हमारा कोशिश होगा हाइड्रोकार्बन खत्म कर दें। हाइड्रोकार्बन में एल्केन तो छोटा है, एल्कीन थोड़ा बड़ा है, तो एल्कीन और एल्काइन तो काफ़ी छोटा है, तो एल्काइन तक खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा लेक्चर का और क्या। कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं, कंटेंट कम नहीं होगा, 2-4 दिन ज्यादा लग जाए। इसके बाद देखो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अगर हम लिखें CH3COO Na+, इसका करा दिए कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बनेगा? देखो होता क्या था, ये CO2 बन के उड़ जाता था और इसका एक्चुअली 2 मोल यूज होता था, और CH3 दूसरे का CH3 के साथ जुड़ जाता था, क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, और ये CO2 बन के उड़ जाता था, और ये जो Na+ था ये क्या करता था, जिसे यहां पे वाटर है H2O है, तो इससे OH- ले लेता था और बन जाता था इसके साथ NaOH। ये H2O से OH- ले लिया, क्या बन गया? NaOH। बच गया यहां पे H+ H2 बन के निकलता था, और कौन निकला? CO2। देखो बिना डिटेल लिखे हम रिएक्शन लिख दिए, बट ये याद नहीं रहेगा लंबे टाइम में, तुमको ये नोट कैथोड लगा कर सोचना पड़ेगा। सोचोगे तो बिल्कुल ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें तुमको ये सब नहीं बताना है, तुमको बस इस पे फोकस करना है, एल्केन कौन बनेगा ये बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें CH3 CH2 और COO- Na+, इसका कर दो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बनेगा? इसका 2 मोल जुड़ जाएगा, मतलब CH3 CH2 CH3 यही बनेगा। जरा गौर करो हो क्या रहा है। इसमें देखो इसमें 2 कार्बन था, तो प्रोडक्ट में कितना कार्बन आया? 2 कार्बन आया। एक्चुअली हुआ क्या है, ये कार्बन CO2 बन के निकल गया, मतलब जितना भी कार्बन इसके चेन में रहेगा उसमें से 1 कार्बन तो CO2 बन के निकल जाएगा। बाय द वे इसमें N कार्बन है, तो 1 कार्बन CO2 बन के निकल गया, बच कितना गया? N-1 कार्बन। ये एल्केन कितने कार्बन का बनेगा? N-1 × 2। अगर ये N कार्बन वाला एसिड है तो प्रोडक्ट बनेगा N-1 × 2 कार्बन का। कैसे? N कार्बन में से 1 कार्बन तो CO2 बन के निकल गया, तो बच कितना गया? N-1 कार्बन, और यही डबल हो जाता है ना, 2 यूनिट जुड़ जाता है, तो N-1 × 2।
जनरल रिएक्शन मतलब ये तो CH3 है, ये n कार्बन का, ये यहां से लेके इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए टोटल n कार्बन होता, तो प्रोडक्ट बनता n-1 इंटू 2 कार्बन का, इसी को 2n-2 कार्बन वाला चेन भी बोल सकते हो। और जरा देखो 2n-2 ये क्या होगा, ये हमेशा इवन नंबर ही होगा क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा, n-1 2 का मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में, चाहे इवन हो या ऑड हो, ओवरऑल इवन नंबर ही होगा। मतलब कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर वाला ही बनेगा। ऐसे भी देखो ना, कोई चीज डबल हो रहा है तो ये पहले से ऑड नंबर रहे या इवन नंबर रहे, डबल होने के बाद तो इवन ही हो जाएगा ना। तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है। अब सवाल है कि सर हम ऐसा कुछ करें कि एक ले लेते हैं CH3COO माइनस Na प्लस और दूसरा ले लेते हैं CH3CH2COO माइनस Na प्लस। ये दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब इसका जितना मोल है इसका उतना ही मोल है, और इसका करा देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इसका करा देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या होगा, तो देखो ये तो CO2 बन के निकलेगा, CH3 फ्री रेडिकल, और दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा, बनेगा क्या CH3। इसके अलावा ये C2H5 CO2 बन के निकल गया, फिर दूसरा जो इसी का दूसरा C2H5 होगा, वो दोनों जुड़ के क्या बनेगा CH3 CH2 C2H5 हो गया, CH2 CH3 C2H5 हो गया, ये बन गया। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़े, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। मतलब ये दोनों सॉल्ट अगर अलग अलग होगा तो प्रोडक्ट एक हाइड्रोकार्बन एक एल्केन नहीं, कितना एल्केन बना 3 एल्केन बना। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बना, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बनाना क्या था। ऐसा थोड़ा है कि हमें कुछ भी बनाना होता है, हमें कोई एक कंपाउंड बनाना होता है। तो जरा सोचो, अगर हमें ये बनाना होता ये वाला कंपाउंड, तो कभी भी हम ये तरीका नहीं अपनाते, क्योंकि इससे बाकी दो चीज भी बन रहा है, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें हमारा सबस्ट्रेट का लॉस हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट बेकार हो रहा है ये बना के, क्योंकि हमें तो चाहिए ये, ठीक है। और दूसरी चीज, जब इस रिएक्शन से हम इथेन बनाएंगे तो ये सब भी बनेगा, तो ये सब भी गैस ही होगा, तो उससे इसको अलग तो करना पड़ेगा, तो सेपरेट करने में भी कॉस्ट आएगा। तो इस वजह से हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे इसको बनाने के लिए, और ना ही इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये भी बनाएंगे तो ये सब तो बनेगा ही साथ में, यूजलेस चीज। ये जब हमारा बनाना होगा तो ये सब यूजलेस हो जाएगा ना, और ये सबको अलग भी तो करना पड़ेगा इससे। और जब हमको जरूरत ये इसको बनाने का है तो ये सब बना के हम क्यों सबस्ट्रेट का नुकसान करेंगे, ठीक है। और बच गया ये, देखो, और अगर ये बनाना हो तब भी उसके साथ भी ये सब बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिक्स्ड करके जब प्रोडक्ट हम बनाएं, मतलब मिक्स्ड करके दो डिफरेंट टाइप का सॉल्ट को मिला के इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऑफ कोर्स इवन नंबर प्रोडक्ट भी बनेगा और ऑड नंबर प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन कोई खास यूज का नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस मेथड से इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट ही बनाया जा सकता है, क्योंकि इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही तरह का सॉल्ट यूज किया जाता है और उसका सारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सबस्ट्रेट का लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी एग्जाम में पूछ दे कि ये दोनों मिला देंगे और उसके बाद कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ये बनेगा, ऑप्शन सी ये बनेगा, तो तीनों सही होगा, ठीक है। ये था, हमने ये इसका आंसर दे दिया कि कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में ऑड नंबर कार्बन का प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते हैं हम लोग,
या ऑड नंबर कार्बन का प्रोडक्ट बनाने के लिए यह तरीका क्यों यूज नहीं किया जाता है? क्योंकि उसके साथ उसमें दो तरह का सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, और दो तरह का यूज करना पड़ेगा तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें सबस्ट्रेट का लॉस होगा, क्योंकि और फालतू चीज नहीं होगा, हमें तो एक ही चीज चाहिए, और ऊपर से उसको बाकी सबसे अलग भी करने में कॉस्ट आएगा। इसके बाद एक और चीज, क्यों CH4 नहीं बनाया जा सकता कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से, जैसा कि एनसीईआरटी कहता है। CH4 में एक ही कार्बन है, और इसमें कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखते हैं कि दो फ्री रेडिकल जुड़ता है और दोनों के पास कार्बन होता है। तो अब बताओ, कम से कम तो दो कार्बन होगा ही ना। अगर कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से हम बनाते हैं एल्केन, तो एक कार्बन वाला कभी भी तो नहीं बनेगा, मतलब CH4 कभी भी नहीं बनेगा। बट एक आध केस है जिसमें बन सकता है, उसको भी हम देखेंगे। और ये था। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शंस के तरफ। देखो, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन तो बनता ही है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्कीन भी बनता है और एल्काइन भी बनता है। जैसे अगर कोई इस तरह का, सॉरी, ये सॉल्ट है, दो COH के बीच में अगर दो कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ये है सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट। सक्सिनिक एसिड के इस सॉल्ट का कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, सक्सिनिक एसिड के इस सॉल्ट का कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, बताओ क्या बनेगा? सोचो। एक्चुअली इसको सक्सिनेट भी बोलते हैं, क्योंकि सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है तो सोडियम सक्सिनेट बोलते हैं, सोडियम सक्सिनेट। इसका जब कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, तो होगा क्या? इसका ये CO2 निकलेगा, यहां फ्री रेडिकल बनेगा, देखो यहां फ्री रेडिकल बनेगा और फिर यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। तो तुमको लगेगा कि ऐसा ही एक दूसरा फ्री रेडिकल भी बनेगा और उसके बाद इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। बट फैक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये मेजर प्रोडक्ट? वो देखो, बताओ, ये कार्बन का चेन है, यहां पे फ्री रेडिकल बन गया और यहां पे फ्री रेडिकल बन गया, और अगर दूसरा कंपाउंड में भी यहां फ्री रेडिकल बना और यहां फ्री रेडिकल बना, तो ये इससे जुड़ने के बजाय ये अपने ही बगल वाले कार्बन पे, ये अपने ही बगल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये भी अपने ही बगल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। नहीं, इसको भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोल सकते हो, इथीन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन फेवर्ड होता है इंटर के रिस्पेक्ट में। एडजेसेंट पोजीशन पे, जब भी किसी कंपाउंड में एडजेसेंट पोजीशन पे फ्री रेडिकल बने तो ये दूसरे के साथ ना रिएक्ट करके आपस में ही रिएक्ट कर जाएगा। यही हुआ है, यहां से CO2 निकला फ्री रेडिकल, यहां से CO2 निकला फ्री रेडिकल, जुड़ गया आपस में ही। क्योंकि इंटरमोलेकुलर दूसरे के साथ जुड़ने से ज्यादा आसान होता है अपने ही मोलेकुल में, अपने ही बगल वाले फ्री रेडिकल के साथ जुड़ना। इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन हमेशा इंटर से ज्यादा प्रेफर्ड होता है, मतलब ज्यादा फास्ट होता है। तो अगर एक इंट्रा हो रहा है और एक इंटर हो रहा है तो इंट्रा वाला ही रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इंट्रा मतलब मोलेकुल के अंदर ही जो हो रहा है, दूसरे मोलेकुल के साथ जो हो रहा है उसको इंट्रा बोलते हैं। सॉरी, अपने मोलेकुल के अंदर ही जो हो रहा है उसको इंट्रा बोलते हैं, और दूसरे मोलेकुल के साथ जो हो रहा है उसको इंटर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये तो था कि कब बनेगा एल्कीन। एल्कीन बनेगा जब एडजेसेंट पोजीशन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये ले लो,
हमने बताया था ये कंपाउंड ले लो और ये कंपाउंड ले लो, यहां पे जो एसिड है, यहां पे जो एसिड है भाई, इस एसिड का क्या नाम है नहीं बताएंगे हम। इसमें एक है मैलिक एसिड और एक है फ्यूमेरिक एसिड। बट कौन है मैलिक कौन है फ्यूमेरिक ये हम पहले बता चुके हैं, ये तुम सोचोगे। और इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। सॉल्ट को नहीं, जब ये COH होता COH होता तो, ये COH होता COH होता तो, ये COH होता तो। इस केस में यहां से CO2 निकलेगा, फ्री रेडिकल CO2 निकलेगा, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल बॉन्ड बन गया। क्या बनेगा? और ये बेसिकली क्या है? ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पे जरा गौर करो, ये भी CO2 बन के निकलेगा, CO2 बन के निकलेगा, फ्री रेडिकल। यहां भी क्या हो जाएगा? यही मतलब ये भी बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब क्या हुआ? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन तो बनता ही है, एल्कीन भी बनता है, एल्काइन भी बनता है। ठीक है, एल्कीन एल्कीन कब बनेगा? एडजेसेंट पोजीशन पे फ्री रेडिकल हो, अब पहले से एल्केन हो तो एल्कीन बन जाएगा। एडजेसेंट पोजीशन पे फ्री रेडिकल बने, अब पहले से डबल बॉन्ड हो, पहले से सिंगल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। पहले से डबल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर ये कंपाउंड हम ले लें, ये यहां पे ले लें COO माइनस Na प्लस, COO माइनस Na प्लस, इसका करा दें इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस होगा क्या? होगा क्या? देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ये तो डबल बॉन्ड है, यहां पे फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। ये CO2 बन के उठ जाएगा, CO2 बन के उठ जाएगा, यहां पे फ्री रेडिकल, यहां पे फ्री रेडिकल। अब देखो, ऐसा नहीं है कि एडजेसेंट पे ये बॉन्ड ऐसे बना लेगा, ऐसा नहीं है, बट ये रेजोनेंस तो करेगा। तो देखो होगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक तुमको लेक्चर देखना जरूरी था, अगर तुम नीट का प्रिपरेशन करते हो तो भी, और जेई एडवांस मेन का प्रिपरेशन करते हो तब भी। लेकिन अब जो हम पढ़ा रहे हैं, अब तुम लेक्चर छोड़ सकते हो, क्योंकि अब जो पढ़ा रहे हैं इसको पूछने का चांसेस कम हो जाता है नीट में। एडवांस में जब टफ क्वेश्चंस पूछेगा तब ये पूछ सकता है, ओलंपियाड को पूछने का चांसेस पूरा बनता है। देखते हैं साइड प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट, हालांकि लेक्चर छोड़ो नहीं, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे और जो होमवर्क था उसको भी करेंगे। एक्चुअली पिछले क्लास में होमवर्क जब लास्ट में हम सोल्व कर रहे थे, मेरा कैमरा ही, मतलब जो आईपैड से हम रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, तो आईपैड बंद हो गया था, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, तो लास्ट में क्वेश्चंस बनाते मतलब हम बोर्ड पे बना रहे थे, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था बेसिकली। ठीक है, तो उसका सब सॉल्यूशन भी आज हम दे ही देंगे। देखो साइड प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला लेते हैं, CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस। क्वेश्चन है कि इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं दो क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको, CH3 COO माइनस Na प्लस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो हम तो देखे थे कि CH3 ये तो मेन प्रोडक्ट बना था। अब देखो इसमें हुआ क्या था, CH3 डॉट बना था ना, इसका ऑक्सीडेशन के बाद CH3 डॉट बना था ना। कई बार क्या होता है कि CH3 डॉट जो बना है और
इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बन गया CH3 प्लस। मतलब CH3 डॉट भी हो सकता है और इसका ऑक्सीडेशन होकर CH3 प्लस भी हो सकता है। अब जरा गौर करो, ये जो CH3 प्लस है, ये CH3 प्लस बाय द वे नोड पे बन गया और CH3 प्लस के साथ वाटर का रिएक्शन हो गया, वाटर का रिएक्शन हो गया तो क्या बन जाएगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH3OH प्लस और ये डीप्रोटोनेशन हो गया, H प्लस निकल गया, क्या बन गया CH3OH, मतलब अल्कोहल बन गया, मतलब साइड प्रोडक्ट अल्कोहल भी होगा। मतलब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ न जुड़ के ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और CH3 प्लस बन जाए, और पानी है ही, पानी इसके साथ रिएक्शन करके अल्कोहल भी बन सकता है। दूसरी चीज, ये जो CH3 डॉट है, CH3 प्लस है, इसके साथ ये खुद एसीटेट आयन, सॉल्यूशन में एसीटेट आयन भी है, एसीटेट आयन अगर रिएक्शन कर लेता है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, ये है ईस्टर, मतलब ईस्टर भी साइड प्रोडक्ट हो सकता है और होता है साइड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अब जरा देखो, ये जो CH3 है अभी और है CH3 प्लस और CH3 प्लस, अगर इससे जो अल्कोहल बना है, ये अल्कोहल मतलब इसका जितना भी अमाउंट है, कुछ अमाउंट इसका इस तरह से आगे बढ़ जाए, अल्कोहल बन जाए और इसका बाकी अमाउंट जो बचा है वो ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर ले, मतलब CH3 प्लस CH3OH क्या बन जाएगा बताओ, इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ आया CH3H प्लस और इसके बाद इसको डीप्रोटोनेशन करा दो, H प्लस निकाल दो, H प्लस निकाल दो, बन गया CH3OCH3 ईथर, ईथर मतलब कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस का ईस्टर भी हो सकता है साइड प्रोडक्ट, ईथर भी हो सकता है साइड प्रोडक्ट और अल्कोहल भी हो सकता है साइड प्रोडक्ट, एल्कीन भी हो सकता है साइड प्रोडक्ट, बट इस पार्टिकुलर केस में एल्कीन साइड प्रोडक्ट नहीं होगा। एल्कीन कब होगा साइड प्रोडक्ट वो भी देखते हैं, तुम इसको पॉज करके लिख लो, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, अगर हम साइड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, तो 4 कार्बन का चेन तो बनेगा मेन प्रोडक्ट ये, बट साइड प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है वो देखो, CH3 CH2 डॉट ये बना है, ये ऑक्सीडाइज होकर यहां पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, मतलब फिर से जो पिछले केस में जो कुछ हुआ वो सब हो सकता है। क्या क्या हो सकता है सोचो, ये अगर इलेक्ट्रॉन निकाल के CH3 CH2 प्लस बन जाए तो यहां से कई चीजें बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है, ईथर बन सकता है और क्या बन सकता है, ईस्टर बन सकता है, ये सब बन सकता है। लेकिन अगर ये भी केवल रहे तब भी कई चीजें बन सकता है, जैसे गौर करो, ये जो CH3 है CH2 डॉट है, इसका एक मोलेकुल CH2 डॉट और यहां पे इसी को 2 बार लिख दिया, 2 मोलेकुल है, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ता है तो मेन प्रोडक्ट बनता है, बट ये फ्री रेडिकल यहां से अगर H डॉट निकाल ले, यहां से H डॉट निकाल ले तो क्या होगा, H डॉट आ जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा बताओ, CH3 बन जाएगा और साथ में यहां पे डॉट जनरेट हो जाएगा, ये डॉट और ये डॉट जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2,
मतलब एक बना, मतलब इस पूरे रिएक्शन को अगर फिर से हम लिखें 2 मोल CH3 CH2 डॉट गिव्स आउट CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब ये इसमें और इसमें कन्वर्ट हुआ है, जरा गौर करना, यहां से इसमें जाना, इसमें क्या आया है, हाइड्रोजन जुड़ा है ना। 9/10 का एक डिफिनेशन याद करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है तब ये बना है, मतलब ये स्टेप क्या है, इससे ये जाना क्या है, रिडक्शन। इससे हाइड्रोजन निकला है तब ये बना है। देखो यहां से हाइड्रोजन निकला है तब नहीं ये बना है, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहां हाइड्रोजन निकला तब नहीं ये बना। मतलब इससे ये बनना क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब बताओ, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन और उसी का ऑक्सीडेशन, ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब साइड प्रोडक्ट अल्कोहल भी बना, ईथर भी बना, ईस्टर भी बना, साइड प्रोडक्ट एल्कीन भी बना, है ना। तो ये सब भी एडवांस में अच्छा क्वेश्चन आए तो पूछ सकता है मल्टी करेक्ट में कि साइड प्रोडक्ट कौन कौन होता है। ठीक है, या फिर ओलंपियाड में पूछ सकता है। अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं, इसको हम हटाते हैं, देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है भाई। टाइम हो गया है 56 मिनट, तो बस कुछ देर की बात है, इसको हटाते हैं। देखो, एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी हम बोर्ड पर वही सब कुछ लिखते हैं जो कहीं ना कहीं किसी स्टैंडर्ड सोर्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में हम पढ़े हुए रहते हैं। स्टैंडर्ड बुक मतलब टंडन, सिन्हा, पांडे, इनका बात नहीं कर रहे हैं हम। स्टैंडर्ड बुक मतलब हम बात कर रहे हैं क्लेडेन का। स्टैंडर्ड बुक मतलब बात कर रहे हैं मॉरिसन बॉयड का, सोलेमन्स का, वार्डे का, स्मिथ का, हॉर्नबैक का, इन ऑथर्स की बात कर रहे हैं। इन ऑथर्स के बुक्स में जो हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा है, हम वही लिखते हैं बोर्ड पे, उसके अलावा हम कुछ भी लिखने से बचते हैं। एक एग्जाम्पल हम ऐसा लिख रहे हैं जो हमने किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में नहीं पढ़ा, इसलिए हम बोल के तुमको लिख रहे हैं। लेकिन टेस्ट बेस्ड में लोकल जो टेस्ट सीरीज चलता है कोचिंग सबका, उसमें ये देखते हैं कि दिया जाता है, बट ये कितना सही है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि जब तक हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट में नहीं देखते हम किसी चीज पे फेथ नहीं करते हैं, बट लगता जरूर है कि सही है। तो मेरे को लगता है कि तुमको जब ये क्वेश्चंस मिले तो तुम भी जैसे हम अभी बता रहे हैं वैसे आंसर कर देना। ठीक है, अगर फॉर्मलडिहाइड है, सॉरी फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, ये है, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, इसका कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो क्या होगा, ये तो CO2 बन के निकलेगा, यहां पे क्या होगा, H डॉट बनेगा, और ये H डॉट दूसरे H डॉट के साथ मिलके H2 बनेगा। मतलब सोचो, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे एनोड पर भी H2 और कैथोड पर भी H2। एनोड पे कौन बनेगा, एनोड पे मिलेगा H2 मिलेगा, और साथ में कौन मिलेगा, H2 के साथ साथ मिलेगा CO2, और कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे H2 गैस मिलेगा। यही ना, अक्सर ये हम इसलिए बताना जरूरी समझे क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हाइड्रोकार्बन मिलता है एनोड पे और कैथोड पे हाइड्रोजन निकलता है, एनोड पे हाइड्रोकार्बन और CO2, कैथोड पे हाइड्रोजन निकलता है। बट इस केस में एनोड पे CO2 के साथ साथ हाइड्रोजन भी निकलता है और कैथोड पर भी हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, बट इसका जिक्र जनरली मेरे समझ से टेक्स्ट में क्यों नहीं रहता है, हमको ये लगता है कि इससे कोई हाइड्रोकार्बन तो नहीं बना ना, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनता था, हाइड्रोकार्बन तो नहीं बना, तो हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में इसको क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर ऐसा रहे तो हम ये बनाएंगे, जैसा कि एक आधा लोकल ऑथर के बुक्स में हमने देखा है। तो हमको देखो, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास
क्योंकि हम जनरली कोई किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में नहीं देखते, तब तक हम नहीं समझते हैं कि वो सही है या गलत है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि ये सही हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चंस रहे तो तुम यही आंसर करोगे। एनसीईआरटी लिखता है कि इस मेथड से CH4 नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है, लेकिन जरा गौर करो, अगर हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, एक सॉल्ट ये ले लें और दूसरा सॉल्ट ले लें H C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, तो बताओ ये CH3 अपने ही जैसे CH3 के साथ मिलके इथेन बन जाएगा, ये H अपने ही जैसे H के साथ मिलके H2 बन जाएगा, ये CH3 इस H के साथ मिलके क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। मतलब यहां देखो CH4 तो बना है, और ये सब का सब कहां बना है, ये सब का सब एनोड पे बना है। कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे बनेगा क्या, हाइड्रोजन लिबरेट होगा, है ना। मतलब इस पार्टिकुलर तरीका से तो CH4 भी बन रहा है, लेकिन बात फिर वही है कि हम इस तरीके से CH4 बनाएंगे तो उसके साथ ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, फिर इसको सेपरेट करना होगा और सबस्ट्रेट का लॉस होगा, ये सब में सबस्ट्रेट का लॉस ही होगा ना ये सब में, ठीक है। इसलिए CH4 कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग नहीं बनाते हैं। बन सकता है, बन सकना मतलब इकोनॉमिकली नहीं, मतलब इस रिएक्शन में CH4 बन सकता है, लेकिन इसमें नुकसान है ना बहुत ज्यादा, सबस्ट्रेट का लॉस है, प्रोडक्ट बनेगा, वो मिक्सचर बनेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं, जिस बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि ऑड नंबर कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, ऑड नंबर कार्बन वाला एल्केन इस मेथड से नहीं बनाते हैं हम लोग, उसी तरह से CH4 भी इस मेथड से हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, जिससे सबस्ट्रेट का लॉस होता है, फिर प्रोडक्ट को सेपरेट करने में कॉस्ट आता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का यह कहना कि CH4 बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, इस पे थोड़ा डाउट है, इस पे डाउट होता है। बट अगर कोई चीज बने और उसका यूज ही नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर मेथड का यूज ही नहीं किया जाता है CH4 बनाने के लिए, कॉस्ट ज्यादा होने के कारण, कॉम्प्लेक्स होने के कारण, तो हम ये बोल ही सकते हैं कि CH4 नहीं बनाया जा सकता है। इस मेथड से बनाना सही नहीं है। जैसे ऑड नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना सही नहीं है, वैसे ही CH4 बनाना सही नहीं है, ठीक है। हमने अपना व्यू रख दिया, बट एनसीईआरटी तो यही लिखता है कि CH4 नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे, बट हमें लगता है CH4 बनेगा, बट CH4 बनाने के लिए मेथड यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट बनता है। तो ये था ओवरऑल कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। आते हैं पिछले क्लास के क्वेश्चन पे, पिछले क्लास के क्वेश्चन पे। नहीं, उस क्वेश्चन पे आने के पहले एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन, चलो क्वेश्चंस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस कर लिए, इतना करना था, होमवर्क ही कर लेते हैं। पहले हमने दिया था C ट्रिपल बॉन्ड C, कितना कार्बन था, कार्बन 10 था, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, हो गया 10 कार्बन। बोलो भाई, थर्ड बेंच साइड, 10 कार्बन हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। नंबर इसलिए दे दिए ताकि तुमको कॉर्नर समझ में आए, अदरवाइज तुम बोलोगे सर ये तो यहां से यहां है, कार्बन का नंबर ही कम हो गया, ठीक है। तो 10 कार्बन है इनफैक्ट,
है ना। हमने दिया था पहला क्वेश्चन था H2PT, ऑफ कोर्स ये दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 मोल H, 1 मोल A पाई बॉन्ड टूटेगा, HH जुड़ेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, HH जुड़ेगा, बनेगा सिंगल बॉन्ड का 10 कार्बन का चेन। इसको तुम 10 कार्बन का एक रिंग, इनफैक्ट इसको तुम ऐसे लिख सकते हो या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था, इसके बाद हमने बोला था इसको देते हैं D2PT। मेरे को याद नहीं D2PT था या H2PT था, जो कुछ भी था ये देखो D2PT तो हो ही गया भाई, नहीं ये नहीं था। इसके बाद था लिंडेलार कैटालिस्ट था और साथ में क्या था, हाइड्रोजन। जब लिंडेलार कैटालिस्ट एल्कीन पे लाकर रुकेगा और सीन फैशन में हाइड्रोजन जोड़ता है, मतलब एक ही साइड से हाइड्रोजन जोड़ता है, एक ही साइड से हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये दोनों ऊपर शिफ्ट होगा और सीस बन जाएगा। तो इसको तुम बना सकते हो ऐसे, और ऊपर 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 ऐसे 10 कार्बन इधर बना दो, बन गया, यही हो गया। या तुम चाहो तो ऐसे ना बना के ऐसे बना सकते हो, ऐसे, क्योंकि देखो इस सीसी बॉन्ड के अबाउट क्या है, सीस है कि नहीं है, देखो ना यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो सीस हुआ ना, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो। कोई बोले कि हम ऐसे नहीं बनाएंगे सर, हम बनाएंगे ऐसे, तो वो भी सही है। कोई बोले नहीं सर हम बिल्कुल ऐसे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे भाई ऐसे, तो ये भी सही है। लेकिन अगर कोई बोले कि सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको ऐसे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहां पे जब डबल बॉन्ड दे रहे हैं तो ये देखो इधर अल्काइल इधर अल्काइल, ये बेसिकली ट्रांस हो जा रहा है। एक्चुअली इस रिंग में ना यहां पे डबल बॉन्ड दोगे सिस बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड दोगे सिस बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड दोगे, यहां पे डबल बॉन्ड देगा सिस बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड दोगे सिस बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड दोगे सिस बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड दोगे सिस सिस सिस, बट यहां डबल बॉन्ड दोगे ट्रांस बनेगा, यहां डबल बॉन्ड दोगे ट्रांस बनेगा, यहां डबल बॉन्ड दोगे ट्रांस बनेगा, यहां डबल बॉन्ड दोगे ट्रांस बनेगा। तो इस केस में ये बना दो, ये बना दो, या ये बना दो, या ये बना दो, चलेगा। ये ऊपर से 10 कार्बन पूरा कर देना ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर इसी को हम लिखते हैं क्या चीज, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, याद करो इसमें क्या बनेगा, बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन, क्या होगा, हाइड्रोजन एक इधर से चिपकेगा एक इधर से चिपकेगा, मतलब यहां पे ट्रांस बनेगा। तो ट्रांस बनेगा तो तुम देखो कैसे करो, ट्रांस बन गया। अब इधर 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 ऐसे भी ला सकते हो, या बना दो ऐसे। अब बताओ यहां पे कहां कहां बॉन्ड देंगे तो ट्रांस हो सकता है, यहां 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 देंगे तो ट्रांस हो सकता है। इस चारों में से कहीं पे दे दो, आंसर सही है। यहां पे दे दो या यहां पे दे दो, या यहां पे दे दो, या यहां पे दे दो, ये चारों में से कोई भी बना दो, सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां पे इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 नंबर को हटा दें और बताओ यहां पे लिखा हुआ है स्टार और यहां पे भी स्टार। स्टार का मतलब ये हुआ कि ये है कार्बन 14 और ये है कार्बन 14, बाकी सब कार्बन 12 है। तो बताओ अगर ये बनाए हो तो इसमें कार्बन 14 कौन है, ये है स्टार, ये है स्टार। अगर तुम ये बनाए हो तो इसमें स्टार कौन है, ये है, ये है। अगर ये बनाए हो तो इसमें स्टार, इसके करस्पॉन्डिंग यहां 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 नहीं लिख सकते। इनफैक्ट वो स्टार कहां है, जहां ट्रिपल बॉन्ड था वहां उसके अबाउट स्टार है और यहां का 2 बॉन्ड रह ही गया है, तो ये स्टार तो यहीं रहेगा ना। मतलब ये अगर बनाए हो तो तुमको स्टार यहां पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये कार्बन 14 है, ये बनाया हो तो ये कार्बन 14 है, और इसी तरह से नीचे वाला में ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 है,
और अगर ये बनाए हो तो इसको बताओगे 14 और इसको बनाया तो ये बताओगे 14। तुमको लगेगा सर ये तो आप हद ही कर दिए, ये भी और ये दोनों सेम कैसे हो सकता है। एक चीज बताओ भाई, ये समझो ना, ये रबर बैंड है, रबर हाथ में पहनने वाला होता है रबर, रबर का वो फ्रेंडशिप बैंड उस टाइप का कुछ है ऐसा। इसको ऐसे घुमाओ, घुमाओ, घूम के क्या ये घूम के यहां पे नहीं आ जाएगा? ठीक है, इसी तरह से इसको घुमाओ तो ये भी बनेगा, सब एक दूसरे के घुमाने से बन जाएगा। ये सब एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना या फेसबुक पे मैसेज करना या कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इसे फिर से समझाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आ गया है। पिछले के पिछले लेक्चर में एक और होमवर्क था, उसको हमने बोला था खुद से कर लेना, हो जाएगा, तो वो हो गया होगा। बट पिछले क्लास में भी कुछ होमवर्क था जो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या था होमवर्क। पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? पिछले क्लास में हमने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था। ओके, याद आ गया, डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था, उसका एक होमवर्क था, उसको फटाफट हम कर लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं। बट डीकार्बोक्सिलेशन तो बड़ा बढ़िया होमवर्क था भाई, इंटरेस्टिंग, याद आ गया मेरे को। चलो कर ही देते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या था? एक तो ये था, एक तो ये था, है ना, और यहां पे डबल बॉन्ड था और यहां पे था C डबल बॉन्ड OH। क्वेश्चन ये था कि इसको हीट करते रहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाता है, जबकि ये अल्फा बीटा कीटो एसिड है, फिर भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाता है। वजह सिंपल, डीकार्बोक्सिलेशन बीटा कीटो एसिड का कैसे होता है? 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है और उसके बाद इनफैक्ट इनॉल बनता है और इनॉल टॉटोमेराइज होकर कीटो में कन्वर्ट होता है। बेसिकली ध्यान देना, इनॉल कैसे, इसका जब इनॉल बनाएंगे ना तो पहले तो कीटो बनने के पहले तो इनॉल बनता है ना 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। देखो क्या बनेगा, पहले ये बनेगा, इसके बाद ये टॉटोमेराइज होगा, इसके बाद ये टॉटोमेराइज होगा और बन जाएगा फिर, यही क्वेश्चन था ना, या फिर यहां पे एक कॉर्नर था, 2 कॉर्नर था या एक कॉर्नर था, दोनों में एक ही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। या रुको हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास होगा क्वेश्चंस, हम देख ही लेते हैं भाई। हमने ये क्वेश्चन नोट करके रखा था, सॉरी यहां पे एक कार्बन था, चेंज कर देते हैं, हालांकि ये भी रहेगा तो वही बात है। देखो देखो, ये टॉटोमेराइज हो जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन सवाल है कि ये बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ब्रिज हेड पोजीशन क्या कभी sp2 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन sp2 हुआ तो ब्रिज हेड पोजीशन प्लेनर हो जाएगा और ब्रिज हेड पोजीशन प्लेनर नहीं हो सकता है, ऐसा हमने बताया होगा। कहां पे? स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो ब्रिज हेड पोजीशन प्लेनर नहीं हो सकता, या क्लासरूम लेक्चर में भी बताया होगा। तो ब्रिज हेड पोजीशन प्लेनर नहीं हो सकता है, जबकि इनॉल बनेगा तो ये प्लेनर हो जाएगा, तो इनॉल बनेगा ही नहीं, मतलब 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इससे ये कन्वर्ट होगा ही नहीं। जब यही नहीं बनेगा तो ये कैसे बनेगा? समझ आया? इसलिए इसका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता। इसको हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, मेल्ट कर जाएगा, लेकिन CO2 इससे निकलेगा नहीं, ठीक है। मतलब बिना सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाने का पूरा चांस है, क्योंकि सोडा लाइम किसी को भी डीकार्बोक्सिलेट कर देता है, केवल टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा बस। बट बिना सोडा लाइम के 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये डीकार्बोक्सिलेट नहीं होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, वो भी बड़ा मस्त क्वेश्चन था,
चौक चाहिए मेरे को। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, समझना, यहां पे डबल बॉन्ड था और यहां पे था C डबल बॉन्ड OD, ये था। ठीक है, इसको जब हीट करेंगे तो अल्फा बीटा कीटो एसिड है ये। बट देखो क्या होता है, ये कैसे, सबसे पहले क्या होगा, ये CO2 निकलेगा और यहां पे इनॉल बन जाएगा। इनॉल देखो, थोड़ा सा शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, इनॉल बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा OH नहीं OD, यही वाला D यहाँ पे चल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, यही बनेगा। हमने बोला था गैस फेज में हीट कर रहे हैं, कोई सॉल्वेंट वॉल्वेंट नहीं है, मतलब जो एटम है यही एटम इधर उधर होगा, कोई बाहर से सॉल्वेंट से H+ वगैरह नहीं आने वाला है। तो ये CO2 निकलेगा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू और ये बन जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, टॉटोमेराइज होगा, ये टॉटोमेराइज होगा तो देखो जरा क्या होगा, अब आएगा स्टीरियो में मजा। ये कार्बन यहां पे क्या है, यहां पे ये बॉन्ड जब इधर, यहां पे एक हाइड्रोजन पहले से है, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा होगा, तो इसके पास दो ऑप्शन है कि ये इधर शिफ्ट होगा और यहां से D+ निकल के यहां आएगा। तो ये चूंकि प्लेनर है sp2 कार्बन के कारण, तो D ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। इसका मतलब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये बनेगा, ऊपर से D आया तो H चल जाएगा नीचे, डैश पे चल गया H और बेज पे आ गया D, और अगर ये लोन पेयर इधर आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये नीचे से आके जुड़ा, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा D आ जाएगा नीचे से और ऊपर से आ जाएगा H। ये दोनों में क्या रिलेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों में अलग अलग है और ये काइरल कार्बन है, इसलिए ये दोनों क्या हुआ, इनएंशियोमेरिक पेयर, इनएंशियोमेरिक पेयर। ठीक है, जबकि एक क्वेश्चन और था, उसको भी हम देखते हैं, तुम इसको पॉज करके नोट कर लो क्योंकि इसी में हम चेंज करेंगे, गौर करो। उसमें क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पे मिथाइल था। अगर ऐसा रहता है तो क्या होगा, ये मिथाइल तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इसके साथ तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। और ऐसे केस में बताओ, ये दोनों इनएंशियोमेरिक नहीं रह जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तो है, बट इस दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो एग्जैक्टली सेम है। इस वजह से बताओ, इस दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम और इसका अलग अलग हुआ है केवल। ये दोनों इनएंशियोमर्स कब होता, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी यहां बदला रहता, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी यहां बदला रहता, बट एक का बदला है और एक का नहीं बदला है। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, डाई स्टेरियोमेरिक पेयर, स्टेरियोमेरिक पेयर। ठीक है, डाई स्टेरियोमेरिक पेयर। ये था होमवर्क जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, हालांकि SN1, SN2, E1 और E2 ये चार मैकेनिज्म है जो तुम्हें पढ़ना है, इनफैक्ट 12th में पढ़ना है, बट अगर ये चारों मैकेनिज्म अभी हम कम से कम बेसिक लेवल पे जान लें तो आगे के कुछ रिएक्शंस में हम डेप्थ में बात कर पाएंगे, अदरवाइज हम डेप्थ नहीं ले पाएंगे बिना SN1, SN2, E1, E2 के। तो हम अगले लेक्चर में SN1, SN2, E1, E2, हालांकि ये 12th में पढ़ना है डिटेल में, तो 12th में हम पढ़ेंगे ही पूरा डिटेल में, लेकिन अभी उसके पहले 12th के पहले हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में कि E1, E2, SN1, SN2 को शॉर्ट में बता दें, शॉर्ट में, छोटे लेवल पे। डिटेल में पढ़ेंगे हम 12th में, अभी छोटे लेवल पे इसलिए ताकि आगे के रिएक्शंस में जब कहीं हमको बोलना पड़े कि हाँ SN2 हो रहा है तो वो तुमको थोड़ा समझ में आए। लेकिन याद रखना, आगे चल के जो 4 लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, अगले क्लास में 1 लेक्चर में हम वो खत्म करेंगे, तो इसके लिए भी तुमको तैयार रहना है। ऑफ कोर्स आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे 12th में SN1, SN2, E1, E2, तो अभी पढ़ाना क्यों जरूरी था, जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे के लेक्चर्स में
थोड़ा बहुत उसका यूज होने वाला है। हालांकि हम कोशिश करेंगे अगर उसके बिना हम समझा पाए तो ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि समझाया जा सकता है, उसके बिना डेप्थ नहीं लिया जा सकता है, तो हमको थोड़ा ना थोड़ा पढ़ाना ही पड़ेगा। और ऐसे भी एल्कीन में हमको एलिमिनेशन बताना ही है, तो हमको लगता है बहुत होगा तो सब्स्टिट्यूशन हम हटा सकते हैं, एलिमिनेशन E1 E2 तो बताना ही पड़ेगा, तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बता ही देंगे। E1 E2 SN2 SN1 शॉर्ट में एक लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, ठीक है। हालांकि उसी लेक्चर को फिर से आगे 12th में काफी ब्रॉड करके काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है इस लेक्चर को खत्म करने की बारी। देखो बहुत आसान नहीं होता है IIT का प्रिपरेशन और नीट का प्रिपरेशन। मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और बहुत आसान ये प्रोफेशन भी नहीं होता है IIT और नीट का प्रिपरेशन कराना भी। तो हमारे लिए भी आसान नहीं है, बहुत तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है। हमें नहीं पता तुम कितना ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हो, बट हमें ये जरूर पता है हम कितने ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ पूरे लॉकडाउन को यूज़ करो। लॉकडाउन में बहुत टाइम है तुम्हारे पास, रिसोर्सेज भी हैं ही। ऑफ कोर्स हम समझते हैं तुम नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह लेके घर पे नहीं गए हो, लेकिन फिर भी इतना दिन पे नेट से इधर उधर से सफिशिएंट बुक्स जुगाड़ हो जाता है, और टाइम भी तुम्हारे पास घर पे ठीक ठाक ही होता है। क्योंकि सोचो ना, ऐसे क्या होता था कि दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते थे। जब 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए छुट्टी पे घर जाते थे तो दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते थे। अभी तो लॉकडाउन में तुम दोस्तों के साथ भी नहीं जा रहे ना, तो तुम तो घर पे ही हो, तो इस टाइम को यूज करो ना, है या नहीं। अगर इस लॉकडाउन को यूज करोगे आगे बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा कि हमने पहले बताया है कि 1921 बैच के लिए कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, तो इस हल्का कंपटीशन का फायदा उठाओ। तुम पढ़ोगे अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर 1820 बैच का, 1820 बैच का, तो भाई तुम्हारा सब कुछ पढ़ा हुआ है। अभी जो 2 महीना 2.5 महीना का जो भी टाइम है, इसमें पढ़ दो ना फिर से सब कुछ। यार रैंक कैसे नहीं आएगा, तुम्हारा सब कुछ पढ़ा हुआ, फिर भी 2-2.5 महीना टाइम बचता है या ज्यादा बचता है, पता नहीं, हमने जोड़ा नहीं। तो 2022 बोल रहे हैं, सॉरी 1820 बैच वालों के लिए स्पेशल मैसेज, लॉकडाउन का यूज करो, फोड़ दो IIT को जो होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।